नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आप जितने भी भाई बहन चैनल पर नए आए हैं, जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। जैसा कि साथियों जितने भी साथी कमेंट करते हैं, अपना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मैं उन सभी साथियों का नाम कहानी के लास्ट में जरूर लेता हूँ। तो आप सभी साथी कमेंट करिए, लाइक करिए और अपना कहानी पर राय दीजिए। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के दौसा की। राजस्थान के दौसा में एक थाना लगता है, सिकंदरा थाना। सिकंदरा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, रेटा गांव। रेटा गांव का एक व्यक्ति 21 मई साल 2024 की सुबह सुबह अपनी साइकिल को लेकर खेतों के लिए निकलता है। तो पास में ही गांव से समीप एक हाईवे गुजरता है। जब वह नेशनल हाईवे पर जाता है तो जैसे ही हाईवे से थोड़ी दूर और पहुंचता है तो एक झाड़ियों के पास हाईवे के नीचे वह देखता है कि एक व्यक्ति गिरा पड़ा है। अब जब वह साइकिल खड़ा करके हाईवे के नीचे जाता है तो उस व्यक्ति के पास पहुंचता है तो देखता है कि व्यक्ति का काफ़ी भयानक तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। उसका सर फट गया है और हाथ पैर और पूरे शरीर पर कहें तो किसी गाड़ी के चढ़ने के निशान थे, यानी कि बुरी तरह से उसे कुचल दिया गया था और उसकी मौत हो गई थी। अब वह व्यक्ति फौरन ही सिकंदरा पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन कर सारी जानकारी देता है। अब जैसे ही सुबह सुबह पुलिस वालों को पता चलता है कि हाईवे के किनारे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस फ़ौरन ही उस जगह पर पहुंचती है। जगह पर पहुंचती है तो उस व्यक्ति की शिनाख्त करती है, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है। अब उस व्यक्ति की बॉडी को मोर्चरी में रखवा देती है। रखवाने के बाद अब आसपास के थानों में उसकी फ़ोटोज़ जख्मी हालत में भेजती है, हर थानों में भेजती है और कई ग्रुप में भेजती है, लेकिन कहीं से उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तभी एक थाने में पता चलता है कि एक व्यक्ति गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया हुआ है, जिसकी फ़ोटो इस फ़ोटो से थोड़ी बहुत मैच कर रही है। अब पुलिस फ़ौरन ही उसके घर वालों को, जिसकी बॉडी थी, उसके घर वालों को फ़ोन करती है, जिसने शिकायत दर्ज कराई थी। अब उनके घर वालों को बुलाया जाता है और बॉडी को जब दिखाया जाता है तो पता चलता है कि यह बॉडी उसके लड़के की है, यानी कि लड़के का नाम रहता है मुरारी लाल मीणा। मुरारी लाल मीणा जो कि वहीं पास में एक गांव लगता है, जैलमपुरा गांव का रहने वाला होता है। अब घर वालों को जैसे ही पता चलता है कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है, अब उनका रो रो कर बुरा हाल था। अब वो सदमे में पूरा परिवार चला जाता है। गांव वाले भी परेशान थे। परेशान इसलिए भी थे कि उसके गांव के एक बेटे की मौत हो चुकी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी गांव वालों को यह सोचकर थी, एक बात दिमाग में चल रही थी, गांव वालों को खाए जा रही थी कि आखिर गांव से काफ़ी दूर वह व्यक्ति बिना किसी काम के वहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे। अब पुलिस प्रथम दृष्टया इसको एक्सीडेंटल मामला मानते हुए फाइल को बंद करना चाहती थी, लेकिन तभी घर वाले पुलिस पर शिकायत दर्ज कराते हैं, पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं कि जिस बेरहमी से इस उनके बेटे का हादसा दिखाया गया है, यानी कि एक्सीडेंट हुआ है, यह कोई हादसा नहीं है, यह बल्कि एक कत्ल किया गया है, एक साजिश है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि साफ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ी हुई है और बेरहमी से इसकी मौत हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। और जांच पड़ताल जब शुरू करती है तो एक ऐसा मामला सामने आता है जिसको सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अब पुलिस को मामला सॉल्व करने में करीब 2 से ढाई महीने लग जाते हैं और इसी बीच पुलिस को एक ऐसी हकीकत पता चलती है जिसको सुनकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में ऐसा भी हो सकता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मुरारी लाल मीणा की। मुरारी लाल मीणा जिसकी उम्र 30 से 32 साल के बीच में रहती है। मुरारी लाल मीणा खेती बाड़ी करता था, एक बहुत ही नेक दिल इंसान था। अब जैलमपुरा गांव के सभी लोग उसे बड़ा प्यार और इज्जत देते थे। अब इसी बीच उसके घर एक रिश्ता आता है, एक लड़की का रिश्ता शादी के लिए। अब उसके घर वाले शादी करना चाहते थे अपने बेटे मुरारी लाल की, लेकिन तभी माँ कहती है कि बेटा अभी कुछ कर नहीं रहा है, अभी बेरोजगार है, थोड़ा कुछ काम करने लगे तो इसकी शादी की जाएगी।
लेकिन जब उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, गांव में घूमता रहता है, कुछ काम नहीं करता है, तो अगर शादी कर दी जाएगी तो यह सुधर जाएगा, और शायद इस पर जब पत्नी का प्रेशर पड़ेगा तो यह काम करना शुरू कर देगा और रोजगार ढूंढ लेगा, कुछ ना कुछ काम करने लगेगा। तभी माँ भी तैयार हो जाती है और पास के ही एक गांव की रहने वाली एक बेहद ही खूबसूरत लड़की केशांता केशांता की उम्र 30 साल रहती है, और जिस समय शादी हुई थी उस समय उसकी उम्र 29 साल थी। अब उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है केशांता के साथ। केशांता बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की रहती है। धूमधाम से शादी शुरू होती है, शादी की तैयारियां शुरू होती है, और आज से कुछ साल पहले उनकी शादी तय हो जाती है, और कुछ ही दिनों के बाद शादी होती है। जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ, केशांता और मुरारी लाल 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कस्में तो खाते हैं लेकिन साथ नहीं निभा पाते हैं एक दूसरे का, और मुरारी लाल मीणा की मौत हो जाती है। अब साथियों, शादी के बाद दोनों काफी खुश थे। दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन जी रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी बीच अब पत्नी 3 से 4 महीने बाद अपने पति को, मुरारी को, काम करने के लिए कहती है। लेकिन कोई काम उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह कहता है कि अभी मैं खेती कर रहा हूँ, मैं कुछ दिन बाद काम करने चला जाऊंगा। एक दिन केशांता अपने मायके जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसका पति घर पर नहीं रहता है। तो वह खुद ही एक प्राइवेट गाड़ी से कुछ दूर तक जाती है और वहाँ से उसे घर भेज देती है। अब वहाँ वो इंतजार कर रही थी एक साधन की, लेकिन कोई साधन नहीं मिल रहा था। तभी एक ट्रक आ रहा था। ट्रक वाले को हाथ देती है, और ट्रक उसके जान पहचान का ही रहता है। दरअसल ट्रक का जो ड्राइवर रहता है उसका नाम बाबूलाल रहता है, और बाबूलाल आलूदा गांव का रहने वाला होता है। उसकी उम्र 27 साल रहती है। और वह ट्रक में सवार होती है और वह ट्रक वाले से बातचीत करने लगती है। अब बातचीत करते करते जो बाबूलाल होता है वह केशांता की बातों में आ जाता है, और दोनों अब एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करने लगते हैं, और दोनों की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं, और बाबूलाल कहता है कि देखो केशांता, जब भी तुम्हें आना जाना हो तो मैं अक्सर इसी रास्ते से आता जाता रहता हूँ, तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। अब इस पर वह सोचती है कि चलो अच्छा है, कम से कम पैसे तो बचेंगे। अब वो उसका नंबर ले लेती है। अब दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। अब बातचीत बढ़ते बढ़ते अब दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब इधर दिल दे बैठते हैं तो लड़की जब अपने घर जाती है केशांता, तो जाकर मुरारी से कहती है कि एक काम करो कि तुम अब कमाने के लिए बाहर चले जाओ। लेकिन मुरारी बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था। कुछ दिनों के लिए कमाने के लिए फिर जाता भी है तो वह घर वापस आ जाता है। उसका पत्नी के बगैर मन नहीं लग रहा था। इधर गांव में खेती बाड़ी भी करता था, छोटे मोटे काम भी करता था, लेकिन उससे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। अब इधर पत्नी छुप छुप कर अपने प्रेमी ट्रक ड्राइवर से बातें करने लगी थी। बात करते करते अब दोनों एक दूसरे के प्यार में अंधे हो चुके थे। अब इधर पत्नी बार बार मायके जाती है, और मायके जाकर वहाँ से वह बाबूलाल के ट्रक पर सवार होती और उसके साथ अब कहीं भी घूमने के लिए निकल जाती। और इधर ससुराल वालों को पता रहता कि केशांता अपने मायके गई हुई है, और उधर बाबूलाल ट्रक में बैठाकर उसे घुमाने के लिए दूर दूर तक ले जाता, होटल में रुकता, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता, शारीरिक संबंध बनाता, और कई दिनों तक अपने साथ रखता। लेकिन इसी बीच जब एक दिन उसकी पत्नी घर आती है, तो घर आने के बाद उसका पति जाने का नाम नहीं ले रहा था, कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहता था। अब पत्नी केशांता परेशान होने लगती है, क्योंकि जब वह अपने प्रेमी से बातचीत करती थी तो उसकी बातचीत करने में कहीं ना कहीं परिवार वाले तो कभी ना कभी उसका पति रुकावट बन जाता था। वह छिप छिप कर डर डर कर बातें करती थी। अब एक दिन वह सोचती है कि इसको आज तो मैं बाहर भेज कर रहूंगी, इसे कमाने के लिए मैं रोजी रोटी कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए मैं बाहर भेज दूंगी। लेकिन वह जिद करती है, और मुरारी लाल जाने के लिए तैयार नहीं होता है। दरअसल वह चाहता था कि वह पत्नी के साथ, परिवार के साथ ही रहे, और वह गांव में ही रहे, खेती बाड़ी करे। उसका मन कमाई धमाई में नहीं लगता था। लेकिन अब पत्नी जिद करने लगती है।
अब जिद के आगे वह फिर एक बार कमाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन फिर उसका मन नहीं लगता है और फिर वह अपने घर चला आता है। अब पत्नी परेशान हो जाती है। अब इधर बार बार वह मायके जाती है और मायके जाकर कभी बाबूलाल के घर पर चली जाती है तो कभी बाबूलाल के साथ किसी होटल में रुकती है। अब इधर दोनों एक दूसरे के साथ जी जान से कभी होटल में तो कभी उसके घर पर जाकर एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। अब इधर किशांता का दिल पूरी तरह से बाबूलाल पर आ चुका था। बाबूलाल किशांता को बेहद मोहब्बत करने लगा था। अब दोनों जीने मरने की साथ कस्में खाने लगते हैं और बाबूलाल अब उससे शादी करना चाहता था। इधर किशांता भी उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन दिक्कत थी तो उसके पति की, क्योंकि उसका पति जिंदा था और उसकी शादी हो चुकी थी। अब शादीशुदा महिला की किसी और से पति के रहते शादी कैसे हो सकती है। अब यहीं से खेल बदलता है। किशांता अपने ससुराल जाती है और अपने पति से कहती है कि देखो, मैंने एक व्यक्ति से बात किया है, उसकी मुझसे काफ़ी अच्छी जान पहचान है, मेरे घर वालों से जान पहचान है। वह ट्रक चलाता है और ट्रक का मालिक भी है बाबूलाल, जो कि पास के ही गांव आलूदा का रहने वाला है। 27 साल उसकी उम्र है। एक काम करो, क्यों ना तुम जाकर उसी के साथ काम करते हो, ट्रक चलाना सीख लो, खलासगिरी करो, कुछ दिनों तक काम धाम देखो, उसके बाद एक ट्रक निकलवा कर तुम खुद चलाना और ट्रक का मालिक बन जाना। अब जो मुरारी लाल रहता है उसको लगता है कि उसकी पत्नी सही कह रही है, ट्रक पर घूमने को भी मिलेगा और जब चाहेगा तब गांव भी आ जाएगा। अब वह निकलता है 20 तारीख को सुबह घर से, अपने 20 मई को निकलता है और उधर उसकी पत्नी बातचीत कराती है बाबूलाल से। मुरारी बाबूलाल से बातचीत कर पास के हाईवे पर जाता है और वहाँ उसका ट्रक खड़ा रहता है। वह ट्रक पर बाबूलाल अपने ट्रक पर मुरारी को बैठाता है और लेकर असम चला जाता है। असम जाने के बाद, यानी कि अभी असम वह पहुंचा नहीं था, फिर रास्ते में वहां से उसे कुछ याद आता है और वह वापस आता है। करीब 20 मई को रात हो चुकी थी, रात 8 बज रहे थे। अब वहां से वह आने के बाद एक दुकान से दारू लेता है और दारू लेने के बाद दोनों एक जगह ट्रक खड़ा करते हैं और ट्रक खड़ा कर वहां जी भर के दोनों दारू पीते हैं। अब दारू पीने के बाद मुरारी लाल चल भी नहीं पा रहा था और बाबूलाल, जब वह चल नहीं पा रहा था तो बाबूलाल वहां उसे ट्रक में बैठाने की कोशिश करता है और जब वह ट्रक में नहीं बैठा पाता है और वह बैठ नहीं पाता है तो उसे किसी तरह से ट्रक में ज़बरदस्ती धक्का देकर चढ़ाता है और चढ़ाने के बाद अब वहाँ से वह लेकर एक सुनसान जगह यानी कि रेटा गांव के समीप पहुँचता है हाईवे पर। वहाँ ले जाने के बाद अब ट्रक में ही देखता है कि वह सो रहा है। तभी वह एक भारी हथियार से, किसी हथौड़े वगैरह से उसके सर पर जोरदार प्रहार करता है और उसकी मौत हो जाती है। और जब मौत हो जाती है तो साथियों उसको नीचे उतार कर बॉडी को ट्रक के चक्के के आगे रख कर उसके ऊपर ट्रक का चक्का चढ़ाता है ताकि लोगों को, घर वालों को यह हादसा लगे, और चढ़ाने के बाद वहाँ से चला जाता है। और पुलिस को जब यह बॉडी मिलती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है तो अब पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ करती है। इन पत्नी रोती रहती, एक विधवा नारी किशांता परेशान थी। पुलिस उसको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही थी। अब पुलिस लोगों से जांच पड़ताल कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। वह कहाँ किस काम से गया था यह भी लोगों को पता नहीं चल पा रहा था। अब पुलिस पत्नी से पूछताछ करती कि शायद तुम्हारा पति तुम्हें बता कर गया होगा कि वह 20 तारीख की सुबह कहाँ गया था। पत्नी कहती, साहब मुझे कुछ भी पता नहीं है। पुलिस बड़ी हैरान थी कि पत्नी को नहीं पता है। अब वह पुलिस उस जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ जितने भी ट्रक 20 तारीख को आए गए थे सभी की जीपीएस चेक करती है और सभी के नंबर चेक करती है, यानी कि टोल प्लाजा पर से कितनी गाड़ियां गई थी। तो पता चलता है कि एक गाड़ी 8 बजे और 7 से 8 बजे के बीच रात में वहां से गुजरी थी। अब सभी ड्राइवरों का वह नंबर लेती है, ट्रक ड्राइवरों का नंबर लेती है और उनकी कॉल डिटेल्स खंगालती है। कॉल डिटेल्स खंगालती है तो एक नंबर ऐसा भी था बाबूलाल का, जो कि बाबूलाल का जो नंबर था उससे उस दिन एक मैसेज किशांता के मोबाइल पर भेजा गया था। अब पुलिस को यहीं से जो पुलिस का शक था वह यकीन में बदल जाता है। पुलिस किशांता से पूछताछ करती है कि आखिर जिस दिन तुम्हारे पति का कत्ल हुआ था रात में,
उस दिन तुम्हारे पर एक मैसेज आया हुआ था। वह मैसेज कहाँ से आया था, वह मैसेज किसका था? अब पुलिस पूरी कॉल डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि बाबूलाल से इसकी कई घंटों तक बातें भी होती थी। लेकिन उस दिन, जिस दिन कत्ल हुआ था, कोई बात नहीं हुई थी, सिर्फ एक मैसेज आया था। और वह मैसेज यह था कि काम हो चुका है, अब हम तुम एक हो जाएंगे। अब पुलिस इस मैसेज को जब देखती है, उसकी मोबाइल खंगालती है, तो उसे गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार कर जब थाने लेकर जाती है, पूछताछ करती है, तो उसकी केशांता पत्नी बताती है कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं थी। वह ट्रक ड्राइवर बाबूलाल से मोहब्बत करती थी और उसी के साथ वह रहना चाहती थी। वह शादी से पहले से उसे जानती थी और उसे पसंद करती थी, और इसीलिए शादी के बाद वह अपने पति की हत्या कर वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, ताकि किसी को कुछ पता भी न चले और उसके पति की मौत एक हादसा लगे। और प्रथम दृष्टया पुलिस उसे हादसा ही मानती है, लेकिन घर वालों के कहने के अनुसार अब पुलिस उसे शिकायत दर्ज करती है और उसे गिरफ्तार करती है। तो साथियों, जब यह कहानी लोगों के बीच पहुंचती है, यह घटना की जानकारी लोगों को होती है, घर वालों को, तो लोग हैरान थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी ही हवस की लत में अपने ही पति का कत्ल कर बैठेगी, एक ट्रक ड्राइवर से दिल लगा बैठेगी और अपने ही पति का कत्ल कर देगी। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना था, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो साथियों, चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। जैसा कि मैंने बताया कि कहानी के लास्ट में मैं अक्सर आपके कमेंटों को पढ़ता हूँ, आपके नाम को पढ़ता हूँ। तो उसमें प्रिंस सिंह हैं, विकास कुमार हैं, राहुल सिंह हैं, राजेश कुमार हैं, कोटा राजस्थान के रहने वाले हैं, नसीम शराफ हैं, सोहन लाल सेठिया ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।